नमस्कार। आज हम धूमिल की लोहे का स्वाद शीर्षक कविता पर चर्चा करेंगे। धूमिल की यह आखिरी कविता मानी जाती है। धूमिल की जब अपने आखिरी दिनों में जब उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी, तब उन्होंने अपने भाई से ये बात कही कि लोकनाथ पांडे जी से कि मुझे कागज़ और पेंसिल लाकर दो, देखता हूँ कि बिना चश्मे के देख भी पाता हूँ या नहीं, कुछ लिख भी पाता हूँ या नहीं। और फिर जो पंक्तियाँ उन्होंने लिखी, जो हमारे सामने आज लोहे का स्वाद शीर्षक कविता के रूप में उपस्थित है। असल में ये कविता शीर्षक विहीन रूप में ही उनके तीसरे संग्रह में छपी। यह तीसरा संग्रह कल सुनना मुझे, जो उनके पुत्र रत्नशंकर जी ने संपादित की थी, उनके मरणोपरांत ये छपी। धूमिल के जिंदा रहते हुए सिर्फ उनका एक ही कविता संग्रह छप पाया था। तो धूमिल के बारे में हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। धूमिल का जन्म जो हुआ वह वाराणसी जिला के खेवली गांव में हुआ था। यह 9 नवंबर 1936 को उनका जन्म हुआ था और 10 फरवरी 1975 को उनकी मृत्यु हो गई। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 39 वर्ष की अवस्था में, यानी जब वो 40वें वर्ष में थे, यानी 39 वर्ष की अवस्था में ही उनका देहावसान हो गया। बहुत कम उम्र उनको मिली थी, पर उम्र जो है मायने नहीं रखती जब आपका काम, आपकी रचना जो है वह बड़ी हो, तो उसमें बड़े उद्देश्य समाहित हों, जिसमें पूरी समष्टि की, पूरे संसार की चुनौतियों और उसकी चिंताएं शामिल हो। तो धूमिल हमारे युग के एक ऐसे ही कवि थे जो बदलती हुई परिस्थितियों की जो चुनौतियां थीं उनकी कविताओं में बहुत खुलकर सामने आई हैं। कई बार बहुत उग्र रूप में सामने आई हैं, डंके की चोट पर सामने आई हैं। तो धूमिल का जो जीवन था, जिस लोहे के स्वाद कविता शीर्षक पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम आएंगे और उसमें जो लोहे के स्वाद शीर्षक की जो बातें हैं वो हम देखेंगे। पर उनका जीवन भी बहुत परेशानियों से भरा हुआ था, काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, संघर्षपूर्ण था। वह जब इंटर में ही पढ़ रहे थे, लगभग उनकी उम्र 11 वर्ष की थी, तभी उनके पिता शिवनायक पांडे जी का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई और घर की जिम्मेदारियां लगभग उनके ऊपर आ गईं। तो उनको वो पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई। तो उन्हें फिर काम की तलाश में काफ़ी भटकना पड़ा और भटकते भटकते वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब कोई काम नहीं मिल पाता है, तब वह लोहा ढोने वाले एक फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, जहां उनका काम लोहा ढोना था। यह उनके जीवन के वो पहलू थे जहां पर वह मज़दूरों के जीवन से उनका तादाद में होता है, करीब से उनका परिचय होता है और वह इस चुनौती को, उनके जीवन की चुनौती को, उनकी समस्याओं को बहुत नज़दीक से देख पाते हैं। कहिए तो असली हिंदुस्तान को, आज़ादी के बाद का वह हिंदुस्तान जो निर्मित होने की प्रक्रिया में था और उसमें उनके अपने ही लोगों की जो इस व्यवस्था की नींव थे, उनकी क्या स्थिति थी, इसे वह धूमिल जो थे बहुत नज़दीक से देख पा रहे थे। उनके सहपाठी थे तारकनाथ पांडे। उनको जब ये बात पता चली कि धूमिल कंपनी में लोहा ढोने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी नौकरी, तब तारकनाथ पांडे जी उनकी नौकरी एक लकड़ी कंपनी में लगा देते हैं। तलवार ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी, जहां पर उन्हें 400 रुपये मेहनताना महीने का मिलने लगा। पर कुछ दिनों बाद 1.5 साल वहाँ उन्होंने नौकरी की। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो घर वापस आए तो मालिक ने दबाव बनाया काम पर लौटने का। उससे कहा कि तुम मोतिहारी से गुवाहाटी चले जाओ। धूमिल ने यह बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो अभी नहीं जा सकते। तो कंपनी तो आखिर कंपनी होती है, मालिक तो आखिर मालिक होता है। उसने साफ साफ कह दिया कि मैंने तुम्हें तुम्हारे सेहत के लिए नहीं रखा है, बल्कि कंपनी का फ़ायदा इसलिए रखा है। तो धूमिल भी दबिश में कहाँ आने वाले थे और उन्होंने ये बात कह दी कि मैं भी नौकरी जो है अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। और होना क्या था, धूमिल जैसे कवियों का और लोगों का जीवन में जो होता है कि जो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो गैर बराबरी
को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसे वो फौरी तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। तो धूमिल को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, पर इसका एक तरह से फ़ायदा ही होता है। वो वापस वाराणसी आते हैं, यहाँ वह इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करते हैं, ITI करते हैं बिजली संबंधी कामों का, और जब रिजल्ट आता है तो वो टॉप करते हैं, जिस वजह से उनको उसी विभाग में अनुदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। और फिर नौकरी के सिलसिले में जब प्रमोशन होता है तो उनको सीतापुर, बलिया, सहारनपुर, इन सारे जगहों पर जाना पड़ता है। उनका जो कहते हैं दिल जो था वो वाराणसी या खेवली में ही लगता था। और फिर जब उन्हें पता चलता है कि उनकी तबीयत ख़राब है और वाराणसी मेडिकल कॉलेज में, वो जो BHU का मेडिकल कॉलेज है, उसमें एडमिट होते हैं और पता चलता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। और फिर वहाँ से लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है महज 39 वर्ष की अवस्था में। और जब मणिकर्णिका घाट पर उनके अंत्येष्टि के लिए लाया जाता है तो आप ये समझिए कि सिर्फ हिंदी के 2 लोग ही पहुंच पाते हैं, कुंवर नारायण और श्रीलाल शुक्ल। और जिस व्यक्ति ने अपनी कविताओं में व्यवस्था की वजह से अपने मृत्यु की घोषणा कई बार की थी, वो इतना चुपचाप तरीके से इस दुनिया से चला जाता है, पर उसकी कविताएं चुपचाप नहीं रहीं। अब ये समझिए कि उस समय भी धूमिल को एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में माना जाता था, पर उनका रहन सहन इतना साधारण था कि जब रेडियो पर उनके मौत की सूचना मिली तब उनके घर वालों को, उनके परिजनों को ये लगा कि अरे सुदामा पांडे धूमिल जो था वो इतना बड़ा कवि था। तो जीवन में जो साधारण था वो अपनी असाधारण कविताओं के लिए हिंदी साहित्य में जाना जाता है। तो धूमिल जो थे वो साठोत्तरी कवि के रूप में या अकविता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी कविता की एक विकास यात्रा रही है, आधुनिक हिंदी कविता की। भारत हिंदू युग से आधुनिक युग की शुरुआत होती है, पर हम ये जानते हैं कि वहाँ कविता ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी। उसके बाद द्विवेदी युग, कविता का युग जो है वो द्विवेदी युग कहलाता है, जहाँ पर कविता ब्रजभाषा से कुछ पीछे छोड़कर, उससे मुक्त होकर खड़ी बोली हिंदी में कविताएं की जाने लगती है। और उसकी तीव्रतात्मकता के वजह से उसमें यथार्थ का इतना ज़्यादा आग्रह होता था कि कविताओं में जैसा देखा वैसा वर्णन किया जाने लगा, जिस वजह से छायावाद आता है। फिर छायावाद की व्यक्ति निष्ठता और अतिशय प्रकृति और कल्पना प्रियता को देख करके प्रगतिवाद आता है। फिर प्रगतिवाद का अतिशय मार्क्सवाद से लगाव की वजह से, जहाँ पर या कहिए समाज से लगाव की वजह से प्रयोगवाद आता है, और प्रयोगवादी फिर नई कविता में परिवर्तित होता है। फिर नई कविता से के विरोध में जो है तो साठोत्तरी कविता आती है, और फिर साठोत्तरी कविताओं के अंतर्गत बहुत सारे कविता आंदोलन चलते हैं, और फिर समकालीन कविता और आज के दौर की कविताएं हैं। तो हमें यह जानना है कि जब वो साठोत्तरी कविता नई कविता के बाद पहुंचती है और धूमिल जैसे लोग वहाँ पर कविता लिख रहे होते हैं, तो ये एक हिंदी कविता की विकास यात्रा है। तो साठोत्तरी का जो समय था वह आज़ादी मिले हुए लगभग 1 दशक से ज़्यादा हो गया था, 1.5 दशक हो गया था, यानी 15 साल तो हो ही गए थे। तो लोगों का जो मोह था वो भंग हो रहा था। कहा जा रहा था कि यह नेहरू के जो आदर्श थे उससे मोह भंग का समय था। लोगों के जीवन की जो बड़ी आकांक्षाएं थीं वो पूरे नहीं हो रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे, शोषण की नई बुनियाद निर्मित हो रहे थे, नई नई इकाइयाँ बन रही थीं, जिसमें अंततः पिस जो रहा था वो मनुष्य ही पिस रहा था। और ये सब धूमिल देख रहे थे कि जिस जनतंत्र का हवाला देकर, जिस लोकतंत्र का हवाला देकर भारतीय जनता को बड़े सपने दिखाए गए थे, और वो सपने जो है मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जो साधारण जनता है वह उसकी हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है, और लोकतंत्र के नाम पर जो नीति निर्माता और जो शासक बने हुए हैं वो असल में शोषक की भूमिका में चले गए हैं। और यह सब देखकर धूमिल जैसे कवि का मन जो था वो शांत नहीं रहता है, और फिर उनकी कविताएं वहाँ से निकलती हैं और इन सारे अव्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई, हमें सतर्क करती हुई, हमें जुझारू बनाती हुई, हमें लड़ने के लिए तैयार करती हुई उनकी कविताएं हैं जो हमें आज भी प्रेरित करती हैं। जैसे अभी हाल में ही जनवरी में एक लेख लिखा था, एक साहित्यकार जो हैं प्रियदर्शन हैं, उन्होंने कहा
कि धूमिल की कविता जो है वो इस तरह की है कि वो अनौपचारिक जो बनी हुई धारणाएं हैं उससे निर्मित हैं। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय के बाद हिंदी कविता में हमारे जटिल समय के जो ताले हैं वो धूमिल ही खोलते हैं। और जो बम मुक्तिबोध के अंदर कहीं दबा पड़ा है और रघुवीर सहाय के यहाँ टिक टिक करता है, वह धूमिल के यहाँ आकर फूट जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वह विक्षोभ, विरोध के बाद जो विक्षोभ का जो स्वर है वह यहाँ आकर बिल्कुल साफ, जिसको कहा गया कि धूमिल सपाट बयानी कहते हैं, और उसको उन्होंने एक शिल्प के रूप में ढाल दिया कि कैसे सीधे सीधे भी बात बहुत मार्मिक तरीके से कही जा सकती है और उसके वह काव्यात्मक भी बना रहे और उसका प्रभाव भी बना रहे और यह भी नहीं लगे कि कविता में गद्य रचा जा रहा। तो खैर, अब हम जो है इस समय, अब ये इस परिचय के बाद हम धूमिल की उस कविता पर विचार करेंगे। छोटी सी कविता है, लोहे का स्वाद। और पहले इस कविता का मैं पाठ करता हूँ। ये कविता आपके सामने स्क्रीन पर भी है, आप इसे ध्यान से देखें, पढ़ें। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। मैंने बताया कि यह धूमिल की आखिरी कविता थी। 14 जनवरी 1975 को यह कविता धूमिल ने लिखी थी और 10 फरवरी 1975 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रेन ट्यूमर से हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें बचाया नहीं जा सका, ज़िंदगी की जंग वो हार गए। इसमें पहली जो 4 पंक्तियां हैं या पहली जो 3 पंक्तियां हैं कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। कविता बनने की एक प्रक्रिया होती है और कविता कोई खेल नहीं है। जैसा रीतिकाल के एक कवि थे ठाकुर, जिन्होंने कहा कि लोग जो हैं सभा के बीच आ जाते हैं, मिलकर बैठ जाते हैं और इस तरह से कविता बना देते हैं, कविता बनाते हैं, जैसे लगता है कि ये कोई खेल है। मतलब लोग जुटे हैं और रीतिकाल में ऐसा होता था कि लोगन तो कवित्व की वो खेल करी जानो है, कि लोगों को लगता है कि कविता करना खेल जैसा है। और घनानंद ने इसी बात का प्रतिकार करते हुए कहा कि लोगन है लागे कवित्व बनावत, मोहे तो मोरे कवित्व बनावत, कि मुझे मेरी कविताएं ही मुझे बनाती हैं, मैं क्या कविता लिखूंगा। धूमिल की कविताएं भी कुछ इस तरह थी कि उनकी ज़िंदगी जो थी उनकी कविताओं के माध्यम से देखी जा सकती है। तो कविता बनने की इस प्रक्रिया को देखना ज़रूरी है और यह भी देखना ज़रूरी है कि धूमिल किसे कविता मानते थे। धूमिल के यहाँ कविताओं को लेकर खूब पंक्तियाँ आपको मिलेंगी। जैसे वो ये कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो अगर इसी कविता की अगली 3 पंक्तियों को हम देखें कि अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। अब अगर इसको पूरा पढ़ें कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। अब इस आदमी को अगर पढ़ना है तो यह समझना ज़रूरी है कि उस आदमी की उस समय क्या स्थिति थी जिस समय धूमिल कविता लिख रहे थे। धूमिल की कविता है रोटी और संसद। उसमें वो कहते हैं कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अब जिस संस्था को सबसे ज़्यादा चिंता आदमी की करनी चाहिए, आदमी का अर्थ यहाँ मनुष्य है, आदमी और औरत दोनों शामिल हैं इसमें, तो इंसानों की, जनता कह लीजिए कि जनता की जो चिंता सबसे ज़्यादा जिस संस्था को करनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि वो चुप है।
और ये जो आदमी है, जो निम्न वर्ग का आदमी है, वो लगातार जो है वो मेहनत कर रहा है। एक दूसरा वर्ग है जो वो खाता है, मध्यम वर्ग है। पर एक तीसरा वर्ग है जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है और जिसे रोटी के बेलने से मतलब है, न खाने से मतलब है। वो सिर्फ खेलता रहता है और वो खेल ऐसा है जिससे इस जनता के जीवन के नीति निर्देश बनते हैं कि कैसे जीना है, जनता कैसे रहेगी, इसका निर्धारण जो है वो लोग करते हैं जो न रोटी खाते हैं न बेलते हैं। तो ये जो आदमी है जो अक्षरों के बीच में गिरा हुआ है, इसे अगर आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे? तभी देख पाएंगे जब आप उस कविता बनने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। जैसे वो कहते हैं कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। कविता ऐसी भी हो सकती है जैसे उन शब्दों से बनी हुई कविता जो है कि वो किस तरह के शब्द हैं, क्या वो शब्द जो हैं उसकी बौखलाहट को जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कविता शब्दों की अदालत में, शब्दों की अदालत में, शब्द किस तरह से कविता बनते हैं इसे देखो। तो उन्होंने एक जगह लिखा है, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कठघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कि कविता क्या है कि अगर वो चारों तरफ से अपराधियों से घिरा हुआ है, कोई व्यक्ति, कोई आदमी अपराधियों से घिरा हुआ है और जो निर्दोष है, तो शब्दों की अदालत में उसका हलफनामा है कविता, कि वही कविता ही है जो उसके पक्ष में खड़ी होती है और ये जो साबित करेगी कि ये व्यक्ति जो है निर्दोष है। वरना कविता के बाहर जो दुनिया चल रही है वह तो ऐसे लोगों, अपराधियों से भरी हुई है, जहाँ पर जनता के जो उद्देश्य हैं, जनता से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसका कोई निदान दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि आखिर किस तरह से आज का जीवन चल रहा है और वहाँ पर आदमी किस स्थिति में है, जनता की क्या स्थिति है, स्त्री पुरुष बच्चे जो हैं वो कैसा जीवन जी रहे हैं। यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, ज़्यादा जागृत होना पड़ेगा, ज़्यादा प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बात को आप इस तरह से समझिए कि इसी कविता की जो अगली पंक्तियां हैं वो ये हैं कि क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। अब ये जो पहली पंक्तियां हैं, शुरुआत की जो पंक्तियां, उसके बाद जो ये पंक्ति है कि क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। आप अगर आदमी को देखेंगे जो अक्षरों के बीच में गिरा हुआ है, अक्षर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उससे शब्द बनते हैं और फिर वाक्य और फिर उससे भाषा, और भाषा वो है जो आदमी, जो कविता जो है भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो शब्दों में गिरे हुए उस व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो आपको उस चीज़ को ध्यान से सुनना होगा। क्या, किस चीज़ को? कि ये लोहे की आवाज़ आई थी, ये आदमी जो गिरा हुआ है उसके खून का रंग है, यानी आदमी के खून के गिरने की आवाज़ थी या लोहे की आवाज़ थी। आपने क्या सुना? हम क्या सुनते हैं? सुनने के लिए क्या चाहिए? कान। आप कहेंगे कान, पर क्या सचमुच हम कान से सब कुछ सुन लेते हैं, या वह सुनते हैं जो हम सुनना पसंद करते हैं या जो हम सुनना चाहते हैं? क्या ऐसी आवाज़ें हमारे इर्द गिर्द नहीं होती हैं जिनको हम अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं? वो किसी भी तरह की आवाज़ हो सकती है। घर में कई बार स्त्रियों की आवाज़ों को अनसुना कर दिया जाता है, बूढ़ी माँ की आवाज़ों को अनसुना कर दिया जाता है। अगर पिता बूढ़े हो गए हैं तो उनकी आवाज़ को भी, कमज़ोर जो घर में हो गया है, घर की बात है, वहाँ हम अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उस आवाज़ को ध्यान से सुनो जिसे तुम लोहे की आवाज़ समझ रहे हो। लोहे से क्या होता है? लोहे के आविष्कार के बाद, उसकी ईजाद के बाद, उसको गलाने की विधि जब हमने सीख ली, उससे हथियार बनाना सीख लिया, तो वह शासक मजबूत होता था जिसके पास लोहे के खूब सारे हथियार होते थे। लोहे पर हक और अधिकार से, उस पर कब्जे से वह अपने राज्य को मजबूत कर सकता था। तो लोहे से जो होता है वो बड़े बड़े काम होते हैं। तो जो भी बड़ा काम आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आप ये मत समझिए कि वह काम
जो हो रहा है सिर्फ वह आपका उससे प्रभावित मत होइए। बड़े बड़े नेहरूवियन युग में बड़े बड़े बांध बन रहे थे, बड़े बड़े उद्योगों की हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, HEC, और इस तरह के कई दुर्ग में, बोकारो में, जमशेदपुर में बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां हो रही थी, सारे लोहे के काम, मतलब लोहा जो है बहुत बड़े रूप में दिख रहा था। पर जनता कहीं नहीं दिख रही थी, जिसके खून की वजह से, जिसके मेहनत की वजह से, चाहे वो कोल माइंस हो या लोहे की खान हो या बड़े बड़े उद्योग हो, मतलब जो बुलंदियां चढ़ने की बात भारत कह रहा था, शासक वर्ग जिसे बता रहे थे कि भारत जो है बुलंदियों के ऊपर चढ़ रहा है, उसमें वो मजदूर का वो खून था, शामिल था, उसकी मेहनत शामिल थी, उसका शोषण हो रहा था, वह कहीं नहीं दिख रहा था, ना हम देख पा रहे थे। इसीलिए फिर से उस बात को देखने की ज़रूरत है कि जब कविता बन रही है, कोई समाज बन रहा है, तो उसके बीच में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, आदमी है, जनता है, उसको देखने की ज़रूरत है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जो आवाज़ आपने सुनी है वो लोहे की आवाज़ थी या फिर मजदूर के गिरा हुआ खून था। जैसे एक शायरी है कि नदी किनारे धुआं उठे मैं जानूं कुछ होए। मुझे लग रहा है कि नदी के किनारे उस पार धुआं उठ रहा है, मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्त कुछ हो रहा है। और उसके आगे की पंक्ति ये है कि जिसके कारण मैं जली वही न जलता हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके कारण मैं जली हूँ वही जल रहा है। या फिर ढोल, कहा जाता है दूर का ढोल सुहावना लगता है, कि अगर ढोल बज रहा है तो कुछ बेहतर ही हो रहा होगा। पर ढोल तो बहुत बार किसी की मृत्यु के जब यात्रा अंत्येष्टि निकलती है तब भी बजता है, तो हमें ये नहीं पता होता है। तो ये तब हम समझ पाएंगे जब हम गौर से उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे। तो अगर आप इस भारतीय समाज की इस स्थिति को, लोगों की स्थिति को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको उसको गौर से सुनना होगा। और लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। पर इसके पहले आप ये समझिए कि कहाँ से लोहे की आवाज़ जो है वो आ गई, कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है? या पर ये लोहे की आवाज़ आई कहाँ से? क्यों चाहिए लोहा? लोहा का क्या अर्थ है? धूमिल की एक कविता है, घर में वापसी। धूमिल के बहुत सारे, ज़्यादातर कविताओं के तेवर से इस कविता का तेवर थोड़ा अलग है। मतलब यह एक शांत भाव की कविता है, जिसमें धूमिल यह बताते हैं कि उनके पिता और उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी पत्नी को कि वो किसी तरह से सहायता नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम सब लोग एक ही घर में रहते हैं, पर बीच में एक दीवार है और उस दीवार को हम तोड़ नहीं पाते हैं। जब वे बताते हैं कि पिता की हालत ख़राब है, पत्नी की हालत ख़राब है, और माँ की हालत ख़राब है, बेटी है, उसके बाद वो लिखते हैं कि वैसे हम स्वजन हैं, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना से ताले को खोलते, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते। तो खून में लोहे की कमी से आपस में प्यार से बोलना भी नहीं हो पा रहा है। और ये लोहा इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम मदद करने की स्थिति में नहीं हैं। मतलब क्या कहूँ, सांत्वना देने की भी स्थिति में नहीं है। और शब्द जो हैं बिल्कुल बेमायने हो जाते हैं जब आप किसी को सांत्वना देने की भी स्थिति में ना रहें, जब आपको लगे कि जो आप कह रहे हैं, आप खुद कन्विंस नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक वही कह रहा हूँ, कि कोई बेहद दुख में है और आप उसके दुख को किसी भी तरह से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कहकर सांत्वना देंगे? आप नहीं दे पाएंगे। आपको लगेगा कि जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो झूठा है, आपकी भावनाएं बिल्कुल उथली हैं। धूमिल ने लिखा है अपनी एक कविता में, आश्वस्ति एक कविता है, उसमें लिखा है कि पता नहीं कितना अंधकार था मुझ में, मैं सारी उम्र चमकने की कोशिश में बीत गया। ये उस व्यक्ति का दुख है, और उसका चमकना, आप ये मानिए उसकी कविताओं से गुजरते हुए आपको ये यकीन हो जाएगा कि यह चमकना सिर्फ अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए नहीं था। वो व्यक्ति जो था वो एक बेहतर समाज को रचना चाह रहा था, और उसका सारा जो गुस्सा था वो इस वजह से था कि समाज बेहतर नहीं हो पा रहा था। उसकी चुनौतियां जो है, जिससे उम्मीद थी, वही जो है वो विरोध में खड़े हो गए थे।
और जो फिर इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं, जो खूब मतलब उद्धृत की जाती हैं कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो अगर आप यह समझ जाएंगे कि ये लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग, अगर इसको समझने का विवेक हमें पैदा हो जाता है, वो दृष्टि हम में पैदा हो जाती है कि हम ये समझ सकें कि जो व्यवस्था जिस ऊंचाइयों को छूने का दावा कर रही है, उसके नींव में जो है, अगर वह शोषित है, अगर या उसके खून का मतलब है, मतलब कि यही कि अगर आप ये समझ जाएं कि यह विकास जो है वह कैसा विकास है, या ये लोहे की आवाज़ है या किसी व्यक्ति का शोषण का यह प्रतीक है, अगर आप इस दृष्टि को विकसित कर लें तो फिर आप कभी भी लोहे का स्वाद जो है वो लोहार से नहीं पूछेंगे, क्योंकि लोहार जो है वह लोहे का प्रयोग करता है, लोहे का उपयोग करता है विभिन्न तरह के हथियार बनाने में। पर जिस पर उस लोहे को आजमाया जाता है, जो उस दर्द से गुजरता है, जो इस व्यवस्था की नींव में है, जब वो लगाम बनकर घोड़े के मुंह में चला जाता है और उसको कंट्रोल करता है, वो उसको अपने अनुशासन में रखता है, वह उसको व्यवस्थित करता है, तब आप यह समझ पाएंगे कि जो दर्द है, जो उस, और वो दर्द भी निजी नहीं है, ये एक सामाजिक दर्द है। मतलब एक शोषण की प्रक्रिया के बारे में वो कह रहे हैं कि शोषण की जो नींव में है, जो शोषित हैं, उनका दर्द आप उन लोगों से नहीं पूछे जो या तो रोटी खाते हैं या रोटी से खेलते हैं, जो रोटी बनाते हैं, जो धान पैदा करते हैं, जो गेहूं पैदा करते हैं, वही बता सकते हैं। तो लोहे का स्वाद अगर पूछना है, अगर ये आपको पूछना है कि व्यवस्था ने अगर ऊंचाइयां छुई हैं, विकास हुआ है, तो इसका स्वाद जो है असल में कैसा है, किन लोगों को इस वजह से शोषित होना पड़ा है, किन लोगों को अपनी जान, अपनी ज़मीन गंवानी पड़ी। और जब लोहे का स्वाद लोहार की जगह घोड़े से पूछा जाने लगेगा, जब घोड़ा इस व्यवस्था के केंद्र में आ जाएगा, यानी जो सहता है, जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, जो इस व्यवस्था की बुनियाद में खड़ा है, अगर सवाल उससे पूछे जाने लगेंगे, सवाल उसके पूछे जाने लगेंगे, उससे संबंधित पूछे जाने लगेंगे, तब यह व्यवस्था जो है एक बेहतर व्यवस्था में तब्दील हो सकती है। उस व्यवस्था में जिसका सपना धूमिल देखते हैं, एक ऐसे जनतंत्र के रूप में जिसका किस्सा ना सुनाना पड़े, जिसमें यह टीस न हो कि वह अपने ही परिजनों के लिए, अपने ही आसपास की जनता के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ किया नहीं जा पा रहा है, या ये देश जो है जिनकी वजह से बना हुआ है, वही लोग हर युग, हर समय से शोषित और ज़्यादा शोषित होते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि इस बात को अगर हम समझ जाएंगे कि शब्द और अक्षरों के बीच में गिरे हुए आदमी को हम पढ़ने लगेंगे और ये समझ जाएंगे कि ये जो जिसका खून गिरा है वह कौन है, वह कौन लोग हैं जो शोषित हैं, जिनका लगातार शोषण हो रहा है और जिसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। तो अगर हम उन लोगों के सवाल इस व्यवस्था में पूछने लगेंगे तो एक बेहतर व्यवस्था, एक बराबरी की व्यवस्था, एक बेहतर दुनिया का निर्माण हम कर पाएंगे, जो एक धूमिल का सपना भी है और उनके जैसे कई कवियों का सपना है। वह जो मोह भंग से टूटकर एक नए तरह का भारत बनाने का सपना देख रहा था, जिस भारत का, जिस देश का, जैसे समाज का सपना हम आज भी देखते हैं, वह इस कविता के माध्यम से धूमिल हमारे सामने रखते हैं। ज़रूरत ये है कि सही व्यक्ति से सही लोगों की परेशानियां, चुनौतियों, समस्याओं को सामने रखा जाए। उसके बाद व्यवस्था जो है निश्चित रूप से जो जनता के अनुकूल हो पाएंगी, वह ज़्यादा बेहतर व्यवस्था में तब्दील हो पाएंगी। धन्यवाद।